पी वाले जितने भी इनिशियल्स हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। ये जो समय चल रहा है ना, ये पी इनिशियल के लिए खतरनाक समय चल रहा है। कि आने वाले समय में क्या कोई ऐसा आतंकी हमला और हो सकता है? 15 मई तक कुछ भी पॉसिबल है। अब पाकिस्तान का समय धीरे धीरे डाउन 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 जाने वाला है। बड़ा लड़का है और वो आपका नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, तो वो उल्टी पुल्टी हरकतें करेगा। वास्तु के हिसाब से क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी आपको सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? कोई ताकत नहीं है जो इसको रोक दे कि ये उत्पात ना मचाए। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी घर का, किसी भी शहर का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है वो बड़ा दर्दनाक होता है। मुख्य द्वार पे घोड़े की नाल लगाना क्या वास्तु सम्मत है? एक तो आपने खूबसूरती खराब कर दी घोड़े की नाल दरवाजे पे लगा के, लोगों को बता दिया हम परेशान हैं। आप साउथ ईस्ट से लेके और पश्चिम तक कहीं भी मुखिया के नाम की प्लेट लगा सकते हैं। कौन लोग राजनीति में सफल होते हैं? आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो साउथ या ईस्ट फेसिंग घर, कि शेयर मार्केट को कैसे अपने कब्जे में कर लें? नॉर्थ में अपनी एक टेबल लगानी चाहिए जिसके ऊपर बैठ के आप काम करें। हम कई बार जब नक्शे बना रहे होते हैं किसी का, हम उससे पूछ लेते हैं कि बच्चे क्या बने, डॉक्टर बने, वकील बने। नक्शा बनाते हैं, हम उससे बता भी देते हैं कि इस बच्चे का जन्म इतने बजे होगा। बाथरूम में शीशा लगाया जाना चाहिए। बच्चे को नॉर्थ में बिठा दें और टीचर साउथ में बैठे। पर्दों का साइज और पर्दों का कलर कोई खास वजह वास्तु में इनकी? अगर आपको आपके घर ने इमीडिएटली मार दिया, इससे बढ़िया सुखी आप हैं ही नहीं। जिसके यहाँ सामान छत पे पड़ा है या ऊपर स्टोर बना पड़ा है, आप समझ लीजिए वो बच नहीं सकता कर्जे से और पैसे के नुकसान से। हमारे घर के साउथ बैक में कब्रिस्तान है, क्या मुझे घर बदल देना चाहिए? अगर आपके साउथ में शमशान घाट या कब्रिस्तान है तो डेफिनेटली ये जो है आपके यहाँ मृत्यु रेट को, मृत्यु दर को बढ़ाता है, मृत्यु दर को बढ़ाता है। खराब वास्तु की वजह से क्या आत्माएं घर में आ जाती हैं? अपने घर में दक्षिण के अंदर मंदिर बना लीजिए, गारंटीड 6 महीने के बाद आप नोटिस करेंगे आपके घर की महिलाएं जो हैं डामाडोल होनी शुरू हो जाएंगी। तो सर क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ कि खराब वास्तु की हद मौत तक है? लोग एक एक पल मरते हैं सर, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, दिल कांप जाता है। तो वास्तु एक्सपर्ट अपने क्लाइंट को कैसे खंगालता है? उसकी समस्या से या फिर उसकी जेब में जो रखा है उससे? हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे आपके घर में क्या चल रहा है। नान नान दे न समिधा उत्तम विधेमा स्वाहा। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो रह जाएगा। तो हवाओं के रुख को मोड़ने का काम वास्तु ग्लोबल पॉडकास्ट आपके लिए करता है। आपके साथ साथ निभाने का काम वास्तु ग्लोबल का ये पॉडकास्ट करता है। जीवन की सारी समस्याओं को खत्म हम ना भी कर पाए, लेकिन इतना तो यकीन है उनको दूर या फिर थोड़ा सा और दुरुस्त करने का काम ये पॉडकास्ट करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय और हर हफ्ते हम आपसे मिलने चले आते हैं और इस पॉडकास्ट के जरिए हम अपनी बातें भी करते हैं। लेकिन इस बार का जो समय है वो थोड़ा सा हम बदल रहे हैं और आज यानी कि शुक्रवार 8 बजे हमारे और आपकी मुलाकात होगी और यही नया समय है जो आपको पेन डाउन करना है। हर शुक्रवार को अब शाम को 6 बजे नहीं बल्कि 8 बजे हम और आप मिला करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। आप जानते हैं कि वास्तु ग्लोबल के इस पॉडकास्ट को और खास और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने का काम करते हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, 6 बजे से 8 बजे आ गए हम जी। कुछ खास वजह? कोई खास, ऐसा कुछ खास वजह नहीं है। हाँ। तो बस थोड़ा सा इवनिंग की तरफ जाना चाहिए, तो हम जा रहे थे क्योंकि टाइम तो बढ़ता चला जाता है। अब जो 6 बजे का टाइम है वो डे 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 में जा रहा है और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर होगा तो जरूर समझेगा। तो लोगों की शाम आपके साथ बीते, आप चाहते हैं? यस यस। ठीक है सर। सर, पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे, लेकिन बीते दिनों जो कुछ हुआ पहलगाम में वो काफी हृदय विदारक था, बड़ा दर्दनाक था जी। तो सर उसको लेके क्या कुछ कहा जा सकता है? क्योंकि कई तरह की स्पेकुलेशंस, कई तरह की चर्चाएं उस घटना को लेके और घटना के बाद भारत के स्टैंड को लेके होने लगी है। सर ये एक घुन है जो लगा हुआ है और मुझे नहीं लगता ये कहीं किसी लेवल पे ख़त्म होगा। अगर हम बात वास्तु की करें, इसमें वास्तु को हम देखें, वास्तु की नज़र से देखें, तो कोई भी किसी भी क्षेत्र का, किसी भी घर का, किसी भी शहर का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है वो बड़ा दर्दनाक होता है। वहाँ जो लोग रहते हैं वो आपस में लड़ना, ये उनकी एक नियति होती है।
और किसी भी बात में उत्पात मचाना, दिमाग नाम की चीज़ नहीं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहना, ये उनकी नियति, उनका स्वभाव बन जाता है। हम्म। तो हमारा जो, अगर हम बात करें कश्मीर की, बात करें पाकिस्तान की, बात करें आपके अफ़गानिस्तान की, बात करें हम आपके जितने इधर के कंट्रीज़ हैं, अगर उनकी बात करें, वहाँ सब जगह यही हाल है। हम्म। तो नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है वो बड़ा ख़तरनाक जोन होता है, और वहाँ पे लोग बाग आपस में लड़ते ही रहते हैं। उनका काम यही होता है, उनको बुद्धि नाम की चीज़ नहीं होती, और वो कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं। एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू ये, अब आती है काल की बात। जब हम एस्ट्रोलॉजिकली समय की बात करते हैं, ये जो समय चल रहा है ना, ये पी इनिशियल के लिए ख़तरनाक समय चल रहा है। आप समझ लीजिए शुरू हुआ था 15 अप्रैल को, और ये ख़त्म होगा 15 मई को। तो पी इनिशियल, पहलगाम, कश्मीर के, तो सब तरीके से वहाँ पे ऐसी दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कहीं भी मैंने जैसे बताया था कि जब नामाक्षर किसी स्थान का डाउन चला जाता है तो उसमें ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी एम को लेके, तो म्यांमार में एक घटना हुई, तो और जो भी लोग एम से प्रेरित थे उनके जरूर जीवन में जरूर उथल पुथल मची होगी। हमारे पास भी कई क्लाइंट आए जो एम से ऑपरेटेड थे। तो इस तरीके से ये एक संभावनाएं बन जाती हैं। तो भविष्य में अब पाकिस्तान का समय धीरे धीरे डाउन जाने वाला है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पाकिस्तान बिल्कुल हाशिए पे आ जाए और कहीं इसके अंदर ऐसी स्थिति आ जाए कि ये इसका वजूद ही ना रहे, क्योंकि ये हरकतें इस टाइप की कर रहा है। और जो आदमी, आप अपने घर में भी देखेंगे, जो आदमी अगर बड़ा लड़का है और वो आपका नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, तो वो उल्टी पुल्टी हरकतें करेगा। वो शराब भी पिएगा, वो जुआ भी खेलेगा, वो सारे कर्म करेगा और आपको दुखी करके रखेगा। तो इसलिए उसका स्थान बदलना चाहिए। अब यहाँ तो हम बाउंड है ना, यहाँ नहीं हम ऐसा कर सकते कि पाकिस्तान को उठा के ईस्ट में डाल दें, पाकिस्तान को उठा के वेस्ट में डाल दें, नहीं हो सकता। ये नासूर है हमारे लिए। जब तक ये रहेंगे तब तक ये यही कर्म करेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। आप देखिए, जब जहाँ भी वो लोग 1 मिनट के अंदर लड़ाई पे उतारू हो जाते हैं, उनमें वो सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती। ठीक है सर। ऐसे ही ये जितने आतंकवादी हैं, जितना इनका काम सिर्फ टेरर फैलाना है, तो यही इनकी रोजी रोटी है, ये करते हैं और ये करते रहेंगे। ठीक है। तो सर एक चीज तो ये कि पी वाले जितने भी इनिशियल्स हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। Yes. और 15 मई तक पी के इनिशियल्स वाले कहीं ना जाएं, लंबी यात्रा है ना करें। ऐसा हो नहीं सकता। बाकी उस जगह पे ना जाए जहाँ पी अक्षर से शहर हो, जैसे पहलगाम था, और पी से ही हमारा नाम भी हो। देखिए हमें ना ये रिसर्च का मुद्दा है जी, कि वहाँ जितने लोगों की मृत्यु हुई, तो बड़ा संकोच होता है ऐसी स्थिति को देख के कि जितने लोगों की वहाँ मृत्यु हुई तो उनमें मैक्सिमम लोग पी इनिशियल से प्रेरित होंगे। अच्छा। पी राशि से, यानी कन्या राशि से प्रेरित होंगे। तो इसलिए हम जब बात करते हैं वास्तु की, तो दिक, दिशा और काल, ये 3 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम बाउंड होते हैं कुछ भी घटना घटने के लिए। तो उसमें इसका एक रोल रहा और वहाँ एक घटना घटी। तो सर इस तरह की कोई और घटना आप अपने असेसमेंट के जरिए समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या कोई ऐसा आतंकी हमला और हो सकता है? अभी तो 15 तारीख दूर है जी, तो कुछ भी पॉसिबल है। 15 मई तक कुछ भी पॉसिबल है। दोबारा भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहलगाम में ही हुआ, पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान भी कोई उल्टी पुल्टी हरकत कर दे और उसको लेने के देने पड़ जाए, और इंडिया से पंगा ले ले और पता चला कि उसने मुंह की खाई, तो फिर एक कहानी ये ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। लेकिन सर वास्तु के हिसाब से क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी आपको सुधरते हुए नजर आ रहे? ये दोनों ना अलग अलग घर हैं, अलग अलग घर हैं। मैं अक्सर लोगों को बोलता आया हूँ कि अगर आपके नॉर्थ में दूसरे का घर है और वहाँ पे कुछ बड़े कुछ छोटे लोग, मिले जुले लोग रह रहे हैं, कुछ आपसे बड़े कुछ आपसे छोटे, तो वो अक्सर आपसे जेलस फील करेंगे, अक्सर आपको तंग करने के मोड में रहेंगे। उनके साथ संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे। या तो पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ लिया जाए, तब बात समझ आती है, हमारा हिस्सा बन गया, ठीक है जी। अगर वो अलग रहेगा
तो कोई ताकत नहीं है जो इसको रोक दे कि ये उत्पात ना मचाए। ये तो बच्चा है हमारा और ये उत्पात मचाएगा ही, इसको हमें संभालना पड़ेगा ही। हाँ, वो बात दूसरी है कि किसी तरीके से अगर ये हिंदुस्तान में जुड़ जाता है वो बात अलग है। ठीक है सर। और सर हमने पिछले पॉडकास्ट से अपने व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस शामिल करने की एक रवायत शुरू की है, तो इस पॉडकास्ट में हम उनके सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले सर, मुख्य द्वार की अक्सर हम बात करते हैं, तो मुख्य द्वार पे घोड़े की नाल लगाना क्या वास्तु सम्मत है और इसका कोई इम्पैक्ट है? इसका इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इसका ये पड़ता है कि एक ज्योतिषी को या ये काम करने वाले को, जो अकल्ट साइंस का काम करते हैं, उनको ये पता लग जाता है कि ये आदमी दुखी है और उसका बेवकूफ़ बनाने का उनको मौका मिल जाता है। तो घोड़े की नाल बेवकूफ़ बना रही है? बेवकूफ़ बना रही है। कुछ नहीं होता सर घोड़े की नाल लगाने से। मैंने एक्चुअली ये सारे पापड़ ना बेले हुए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता। जब तक मैं किसी चीज़ को परख ना लूँ तब तक मैं उस पर कोई अपने कमेंट नहीं देता। मैंने घोड़े की नाल भी यूज़ की हुई है, मैंने घोड़े की नाल की अंगूठी भी यूज़ की हुई है, मैंने सारे कर्म किए हुए, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं जीव हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ और हर ऑब्जेक्ट पे इन ग्रहों का असर होता है। जब होता है तो हम उसको ट्राई करते हैं कि यस, इससे देखें क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है। कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। और आज आप देखेंगे मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, कोई अंगूठी नहीं, कुछ नहीं, कोई असर नहीं होता इन चीज़ों का, कोई असर नहीं होता सर। आप शौकिया पहनिए ना, बहुत आते हैं, कोई नग बता दीजिए जी, कोई नग बता दीजिए जी, तो बड़े सारे लोग आते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा कुछ नहीं, हम उन्हें शौकिया पहनना है, आप पहनिए, उसके अगर आपको फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो किसी दिन ऐसा ना हो आप लपेटे में आ जाए। तो इसलिए हम किसी को सजेस्ट नहीं करते कि आप कोई नग पहनिए, आप कोई घोड़े की नाल का छल्ला पहनिए, घोड़े की नाल आप दरवाजे पे लगाइए। एक तो आपने खूबसूरती ख़राब कर दी, घोड़े की नाल दरवाजे पे लगा के लोगों को बता दिया हम परेशान हैं। तो ये आपके घोड़े की नाल ने ये काम जरूर किया। जी ठीक है सर। पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था कि देखिए धन उगाना है तो फिर मनी प्लांट को लगाना है, लेकिन सर एक चीज मिस हो गई, उसमें लोगों ने पूछा कि भाई दिशा भी अगर आप बता देते तो हम जल्दी जल्दी उगा लेते वैसे। देखिए ये सारी चीज़ें सपोर्टिव होती हैं आपकी, चाहे हम कुबेर प्लांट की बात करें, चाहे हम मनी प्लांट की बात करें जी, तो ये सपोर्टिव होती हैं। आप इनसे ये मत सोचिए कि इसके पेड़ के अंदर नोट लगने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सपोर्टिव होती हैं। आप जितनी सपोर्टिव चीज़ें अपने पास रखेंगे, जिस तरीके के रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे तो, पॉजिटिव रखेंगे तो उस तरीके के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इनको नॉर्थ में रखिए अपने, जहाँ से धन आने का रास्ता है या एनर्जी आने का रास्ता है। धन ऐसा कुछ नहीं कि ट्रंक भर भर के वहाँ कोई लेके आएगा, नहीं, वहाँ से एनर्जी आएगी, आपके शरीर में आएगी, उस पौधे की एनर्जी का मिश्रण होके आपको वो एनर्जी मिलेगी और उससे आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी और आपका चुंबक बनेगा और आपकी तरफ धन आएगा। तो एक प्रोसेस है। तो सर कई सारे सवाल अक्सर पॉडकास्ट में लोग पूछते हैं, तो एक सवाल है से सतीश शर्मा का, जिन्होंने पूछा है कि भाई घर के मुख्य द्वार पे नेम प्लेट लगाने की आपने बात पिछली बार की थी, लेकिन थोड़ा सा सर क्लेरिफाई कर दीजिए, जो चाहते हैं कि बेटे का नाम लगे या फिर उनका नाम लगे, यानी जो मुखिया है। और उसके साथ एक सवाल उन्होंने जोड़ा है कि दरवाजा पश्चिम दिशा में है। देखिए पश्चिम दिशा अगर हम बात करें सदर्न जोन की, तो ये सदर्न जोन पश्चिम तक जाता है। ओके। आप साउथ ईस्ट से लेके और पश्चिम तक कहीं भी मुखिया के नाम की प्लेट लगा सकते हैं। वहाँ बच्चों के नेम की प्लेट नहीं लगानी चाहिए, उनका टेम्परामेंट हाई हो जाएगा। तो इसलिए आप मुखिया के नाम की प्लेट आप लगा सकते हैं। ठीक है सर। एक सवाल सर, एक व्यूअर हैं हर्षित दुबे, कह रहे हैं कि भाई राजनीति में आना है सर, राजनीति से भी जुड़े हुए कुछ वास्तु टिप बताइए ना, कि कौन लोग राजनीति में सफल होते हैं। सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा जिनकी हॉरोस्कोप के अंदर, जिनकी कुंडली के अंदर, जिनके भाग्य में राजनीति में जाना होता है वो लोग सफल होते हैं। अगर आपकी कुंडली में जरा सा योग है तो वास्तु उस योग को मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में बहुत बड़ा योग राजनीति में जाने का है और आप खराब वास्तु में रह रहे हैं तो सारा योग वास्तु ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए पहले अपने आप को पहचानें कि आपकी कुंडली के अंदर योग है या नहीं है, और आपको बताएं कि अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो साउथ या ईस्ट फेसिंग घर लें। आपका द्वार साउथ में या ईस्ट में होना चाहिए। राजनीति में क्या होता है, राजनीति में चाहिए होता है आदमी को फेमस होना, और जो साउथ फेस वाले हाउस हैं उनके लोग फेमस ज़्यादा होते हैं, उनके घर में आवक लगी रहती है, लोग आते बहुत हैं। तो आपको तो चाहिए ना कि लोग आपके यहाँ आएँ, शिकायतें लेके आएँ और तरीके से आएँ, आप उनकी मदद करें। साउथ फेस वाले बड़ी मदद करते हैं सर।
अगर आप साउथ फेस के घर का किसी का एड्रेस पूछने के लिए दरवाज़ा खटका देंगे ना कि जी ये एड्रेस बता दीजिए, वो आपको बिठा के चाय पिला के भेजेंगे। अच्छा। तो इसलिए अगर राजनीति में आना है सर, तो आप साउथ या ईस्ट फेसिंग आपका हाउस होना चाहिए, और आपके एक योग कुंडली में ज़रूर होना चाहिए, चाहे छोटा या बड़ा। तो आप जरूर राजनीति के अंदर चमक सकते हैं। सर, सज्जन सिंह हैं एक आपके व्यूवर, वो कहते हैं कि भाई शेयर मार्केट पे आपको एक पूरा पॉडकास्ट करना चाहिए कि शेयर मार्केट के उछाल और उसकी बढ़त को कैसे समझें। लेकिन पॉडकास्ट आप तब करेंगे तो देख ही लूंगा, लेकिन कुछ टिप्स तो आप जरूर इस पॉडकास्ट में दीजिए कि शेयर मार्केट को कैसे अपने कब्जे में कर लें। सर देखिए, बात शेयर मार्केट की होती है या किसी और चीज़ की होती है, तो अल्टीमेटली घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं कि आपका वास्तु बढ़िया होना चाहिए। सबसे पहला काम तो वास्तु अगर ठीक है, आप कहीं भी कुछ भी करेंगे आप सक्सेस होंगे। और दूसरा, शेयर मार्केट के लिए अगर आपने शेयर मार्केट का काम करना है और आपको बहुत बड़ा अनुभव है और आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं और विजेता हैं, आपको लगता है कि मैं हर बार प्रॉफिट में जाता हूं, तो डेफिनेटली आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। और आपको नॉर्थ में अपनी एक टेबल लगानी चाहिए जिसके ऊपर बैठ के आप काम करें। आपका घर वास्तु सम्मत होना चाहिए, नॉर्थ में आपकी टेबल लगनी चाहिए, नॉर्थ की तरफ फेस करके काम करें। जो शेयर मार्केट का कारक होता है, मेन कारक होता है, वो बुध होता है। उसके बाद शनि और दूसरे ग्रह अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपका बुध ठीक है तो आप, बुध का स्थान नॉर्थ है, आप नॉर्थ में बैठिए और वहाँ बैठ के आप काम कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो सर, हर प्रोफेशन के हिसाब से हर घर का वास्तु अलग होगा? यस, हो सकता है। अभी क्या हुआ, हम गए थे, एक संचौर जगह है राजस्थान में जी। तो जब हम वहाँ जा रहे थे, तो जो हमारे साथ थे, जो हमें लेके गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि इस घर में एडवोकेट रहते हैं? तो कहते जी हाँ एडवोकेट रहते हैं। कहते आप जानते हो? कैसे मालूम आप? मैंने कहा ये घर बता रहा है कि यहाँ कोई एडवोकेट रहते हैं। तो वो बड़े हैरान हुए, कहते जी हाँ। और मैंने कहा उनके बच्चे भी आगे पढ़ाई एडवोकेट की कर रहे होंगे और इसी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो? कह रहे हाँ जी। तो इस तरीके से सर जितनी चीज़ें हैं, ये सारा घर शो कर देता है। और आपके डॉक्टर के लिए डिफरेंट हाउस होते हैं, उसमें सारे डॉक्टर होते हैं। एडवोकेट के लिए डिफरेंट हाउस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया साउथ फेसिंग हाउस पॉलिटिशियंस का होता है, बड़े लबोरियस होते हैं, सारे परिवार बड़ा लबोरियस होता है। और इस तरीके से अलग अलग घर, अलग अलग गेट जो है वो मैटर करते हैं कि कौन सा शख्स यहाँ पे किस प्रोफेशन में जाएगा। डॉक्टर्स के अलग होते हैं और इस तरीके से अलग अलग प्रोफेशन के घर होते हैं। तो हम कई बार जब नक्शे बना रहे होते हैं किसी का, हम उससे पूछ लेते हैं कि जी आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे क्या बने, डॉक्टर बने, वकील बने? अच्छा। तो मजाक का मजाक हो जाता है, पर वो लोग बड़े अचंभित होते हैं कि ऐसा कैसे। तो हम जब नक्शा बनाते हैं, हम उसमें बता भी देते हैं कि इस बच्चे का जन्म इतने बजे होगा और ये इस प्रोफेशन में जाएगा। अच्छा, पैदा होने से पहले बता देते हैं? पैदा होने से पहले नहीं सर। अच्छा। घर बनते हुए, जब घर का नक्शा बन रहा होता है, अच्छा, तभी बता देते हैं? हम जब उनका नक्शा बना लेते हैं, वो फाइनल कर देते हैं, तो हम उनको बता देते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे पैदा होंगे, जो औलाद पैदा होगी, वो इस घर के अंदर इतने बजे पैदा होंगी, इतने बजे से इतने बजे के बीच में पैदा होंगी। तो कुछ ये ऐसे सिद्धांत हैं जो मतलब हम खुद बड़े अचंभित होते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे कहाँ से ढूंढे। आजकल वास्तु को एक्चुअली बड़ा स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। नहीं तो क्या होता था, पहले राजे महाराजाओं तक सीमित था, उसके बाद ये वास्तु का सही जो इस्तेमाल हुआ करता था वो यज्ञ वेदियों में हुआ करता था। यज्ञ करने के लिए वेदियाँ बनाई जाती थी, वो किस तरीके से बननी है, कहाँ बननी है, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, इन सब चीज़ों के अंदर वास्तु का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक बात है। जन साधारण में तो अभी कुछ टाइम से आया है। और उसमें क्या होता था, जब हम उसकी बात करें, यज्ञ की बात करें, तो उसके अंदर आत्मा का बड़ा रोल प्ले किया जाता था कि आत्मा को बड़ा महत्व दिया जाता था कि आत्मा ही संसार में सब कुछ है। तो उसके अंदर क्या होता था, जब हम यज्ञ करते थे तो यज्ञ के अंदर 4 लकड़ियों को घी में डाल के, सबसे पहले घी में डाला जाता था। घी में डाल के उन 4 लकड़ियों से एक एक लकड़ी जो है उसमें एक हवन कुंड में डाली जाती थी और अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। वो 4 लकड़ियां जो होती थी हमारे पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं। उन चारों पुरुषार्थों को समर्पित होती थी और एक
मंत्र बोला जाता था कि ओम अयंत इदमा आत्मा जात वेद से ने दस वर्दस चेद वर्दया चाशमान प्रजया पशु वृद्धिमा वर्चस्से नान नान दे न समिधा उत्तम विधेमा स्वाहा। तो इस तरीके से इतना महत्व होता था कि हमारी आत्मा शुद्ध हो, जो सूर्य के प्रकाश और सूर्य से हमारी जो आत्मा का कंसर्न है, हमारा जो आत्मा का जो पालक या जो पैदा करता है हमें वो सूर्य है। तो सूर्य की उपासना करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने की बात किया करते थे। आज सब कुछ खत्म हो गया, ना वो यज्ञ होते हैं, ना उस तरीके से कोई काम होते हैं, ना उस तरीके से मकान बनते हैं। तो चले जा रहे हैं भेड़ चाल, चले जा रहे हैं और दुखों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। सर, पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया कि भाई बेडरूम में शीशा हो तो ऐसा हो, ड्राइंग रूम में हो ऐसा हो। तो एक व्यूअर ने कहा सर आप बाथरूम भूल गए, बाथरूम में भी एक शीशा होता है। बाथरूम में शीशा लगाया जाना चाहिए? अगर नॉर्थ वॉल है, नॉर्थ वॉल पे आप शीशा लगा रहे हैं तो आप जितना मर्जी बड़ा लगाइए। अगर आपको किसी मजबूरी में साउथ या वेस्ट वॉल पे शीशा लगाना पड़ रहा है तो आप छोटा लगाएं। गोल शीशे आते हैं छोटे छोटे, आप वो लगाएं तो आप लगा सकते हैं बाथरूम में, ऐसा कोई नहीं। तो सर बाथरूम की एनर्जी और शीशे की एनर्जी से वास्तु में कोई कनेक्शन दिखाई देता है सर? बिल्कुल देता है सर। जब हम नॉर्थ में शीशा लगाते हैं तो हमारी डेप्थ नज़र आती है, नॉर्थ एक्सटेंडेड हो जाता है। अच्छा। अब नॉर्थ में हम शीशा लगाएंगे तो साउथ से जो एनर्जी आएगी उसको रिफ्लेक्ट करके शीशा बाहर निकाल देगा। तो ये मिरर का काम होता है कि वो एनर्जी को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो इसलिए आप नॉर्थ में, ईस्ट में मिरर लगा सकते हैं और साउथ और वेस्ट में आप इसको अवॉइड करें। लेकिन सर घर की खूबसूरती में और उसके डिजाइनिंग में पर्दे बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पर्दों को लेके भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो क्या सर पर्दों का साइज और पर्दों का कलर कोई खास वजह वास्तु में इनकी? देखिए सर, जो पर्दे हैं वो दो तरह का रोल प्ले करते हैं। हर चीज़ एक फिजिबिलिटी होती है और एक उसका वास्तु का रोल होता है। तो अगर हम बात पर्दे की करें तो पर्दे क्या करते हैं, आपको विंडो पे लगाने हैं पर्दे आपको डोर पे लगाने हैं। जब आप विंडो पे पर्दे लगाते हैं तो अगर आपने विंडो खोल रखी है और वहाँ से क्या होता है, मौसम चेंज होते कभी किसी तरीके के पोलन आपके घर में आ रहे हैं, कभी किसी तरीके के पोलन आ रहे हैं, कोई आपको एलर्जी है किसी चीज़ से तो आप उससे ग्रस्त हो जाएंगे, उससे त्रस्त हो जाएंगे। तो पर्दे क्या रोल प्ले करते हैं, वो सारे पोलन अपने में चिपका लेते हैं, आपको सुरक्षित रखते हैं। तो पहले तो इसका महत्व ये इतना है आपके कि आपको पर्दे लगने चाहिए और उसकी खूबसूरती भी अपने आप में बनती है। जब विंडो के आगे पर्दे होते हैं और पीछे से हल्की हल्की लाइट आ रही होती है तो एक खूबसूरती बन जाती है। अब वास्तुशास्त्र क्या कहता है? वास्तुशास्त्र कहता है अगर आपने इस चीज़ को यूज़ करना है तो इसको ऐसे यूज़ करना है, वो ढंग बताता है। उसमें आपके कलर, उसमें आपके पर्दे की हाइट, पर्दे का स्वरूप, ये सब चीज़ें मैटर करता है। तो जहाँ तक कलर की बात है, आपको हल्के कलर लगाने चाहिए, आपको गाढ़े रंग नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि पर्दे जब हम घर के लिए लगा रहे हैं, मैं अपने लिए अगर मैं एक शर्ट पहन रहा हूँ वो मेरे को ही इफ़ेक्ट करेगी, पर अगर मैं पर्दे लगा रहा हूँ तो घर में सब हर मेंबर को इफ़ेक्ट करेंगे। तो आपको ऐसे कुछ अलग कलर लगाने चाहिए कि आप वो हल्के कलर हों, मजेंटा में हल्का रंग लें, ग्रीन में हल्का रंग लें, तो इस तरीके के कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और हाइट उनकी अगर छत तक हाइट हो पर्दे की तो बहुत बढ़िया खूबसूरत भी लगेंगे और वो जितनी एनर्जी है उसको सोख भी लेंगे, बैड एनर्जी को। तो इसलिए आपको इस तरीके के पर्दे इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है सर। सर कई कंसर्न्स हमें अपने जीवन को लेके होते हैं, जिसमें एक बड़ा कंसर्न है अपने बच्चों को लेकर। सर एक दर्शक है हमारी पूर्णिमा दीपक सैनी पूरा नाम है उनका, तो वो बच्चे को लेकर पूछना चाहती हैं कि सर वो बच्चा एग्जाम में सफल रहे, इसके लिए कौन सी डायरेक्शन उसके लिए बेस्ट रहेगी। क्लास 10th में उनका बच्चा है। 10th में है। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को अपने से नॉर्थ में सुलाएं, नॉर्थ में ज़रूर सुलाएं, फिर अपने से नॉर्थ में सुलाएं और उसके बाद उसका सारा सामान उसके नॉर्थ में रखें। अब हम बात नॉर्थ में सोने की कर रहे हैं। जब नॉर्थ में आप सोएंगे तो आपका सर साउथ में, बच्चे का सर साउथ में और पैर नॉर्थ में होंगे। उसका सारा जितना स्टडी मटेरियल है वो नॉर्थ में होगा। आपने क्या करना है, बच्चे का स्टडी टेबल बिल्कुल बेड के हेड साइड पे बराबर में लगा देना है। ओके। मतलब वो बच्चा आपके रूम के साउथ में बैठ के स्टडी करेगा, उसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा। और अगर उसे कोई टीचर पढ़ाने आता है तो इसका रिवर्स कर दें, बच्चे को नॉर्थ में बिठा दें और टीचर साउथ में बैठे।
तो आप नोटिस करेंगे बच्चे के दिमाग में सब जाने लगेगा, धीरे धीरे उसकी जो स्टडी का लेवल है वो ऊपर उठने लगेगा और अच्छे अंक प्राप्त करेगा। लेकिन कई बार सर बच्चों से ही बात है, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 10th 11th के बाद वो थोड़े से एकाकी हो जाते हैं, मतलब आइसोलेटेड कर लेते हैं खुद को, पेरेंट्स से बातचीत करना कम कर देते हैं, या उनसे शेयर करना कम कर देते हैं, या उनको अपनी स्कूल की बातें नहीं बताते, या पेरेंट्स की कही कोई बात बच्चों को पसंद नहीं आती। सर कुछ वास्तु में कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं कर सकते सर, ये वास्तु की वजह से ही हो रहा है। अच्छा। आप किसी भी काम को करना होता है तो अगर किसी को ट्रीट करना हो सबसे पहले कारण ढूंढिए ना कि कारण क्या है। जो स्थिति आप बता रहे हैं इसका कारण वास्तु है। अगर एक तो सबसे पहले वास्तु में जैसे एस्ट्रोलॉजी उसका एक पार्ट है, हो सकता है उसकी हॉरोस्कोप के अंदर ऐसी स्थिति हो कि वो इस तरीके की नेचर का रहेगा। वो जितना मर्जी होता रहे ना, आप अगर उसका कमरा नॉर्थ में या ईस्ट में है तो आप समझ लीजिए वो बच्चा ऐसी स्थिति में नहीं जा सकता। और आप साउथ में सो रहे हैं, आपका बच्चा नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नहीं जा सकता। अल्टीमेटली उसको सुधरना पड़ेगा। वो ना गलत रास्ते पे जाएगा, ना किसी पछड़े में पड़ेगा, वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और उसको प्रेशर मत डालिए ज़्यादा पढ़ने का। हम जो बात करते हैं बच्चे के चहुमुखी विकास की बात करते हैं जी। हम उसको एक तरफा विकास नहीं चाहिए, हमें उसकी पढ़ाई 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 और पढ़ाई में टॉपर नहीं चाहिए। मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं पढ़ाई में नॉर्मल था और एक हमारा जो टॉपर था क्लास का, तो एक बार हम दोनों एक रेड लाइट पे खड़े होते हैं, तो एक वो टेम्पू चला रहा होता है और मैं टोयोटा गाड़ी के अंदर होता हूँ। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ाई ही सब कुछ है, उसको और बहुत से चीज़ें आनी चाहिए। स्किल्स होना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है, पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने पढ़ाई जितनी मर्जी कर ली हो, अगर स्किल्स आपके अंदर नहीं है, किसी भी तरीके का हुनर नहीं है, तो आज आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप बच्चे के अंदर स्किल्स पैदा कीजिए, उसमें कोई हुनर पैदा कीजिए, उसको कुछ इस तरीके से मोल्ड कीजिए बनिस्बत इसके कि उसके नंबर ज़्यादा आएँ, वो टॉपर हो, 100% आए या 98% आए, उसका पीछा छोड़ दीजिए, उसको इतना डिप्रेशन मत दीजिए। सर घर का एक अहम हिस्सा छत होती है जिसपे आप कहते हैं भाई कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं रखना है, लेकिन घर में कुछ ना कुछ सर ऐसा सामान होता है हमारे पास जो हमें रखना ही पड़ता है या संभालना ही पड़ता है, तो स्टोर रूम सर हम कहाँ पे बना लें? वैसे तो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये है पुराने लोगों की कहानियां हैं कि वो सामान को संभाल के रखते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज वक्त वो आ गया है कि आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आज 10 मिनट में आपके घर में वो चीज़ पहुंचती है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपके यहाँ चीज़ पहुंचती है। दूसरी बात, आप क्या कर रहे हैं, अपनी इतनी कीमती जीवन को, अपनी इतनी कीमती जगह को उस सामान के लिए रखने के लिए खर्च कर रहे हैं। एक आपको टेंशन रहेगी। अभी क्या हुआ, हम एक घर में गए, तो जब घर में गए तो हमने देखा ऊपर बड़े बड़े स्टोर बनाए हुए, बहुत बड़ा बड़ा सामान, पेटियां, ट्रंक, पुरानी पेटियां और ये वो सब। तो हमने उनसे पूछा, जी आपके ऊपर कर्जा कितना है? कहते हैं जी बहुत है। तो उन्हें बताया गया कि जी ये जो जितना सामान है ना, इस सबको यहाँ से उठा के फेंक दो, संभालो नहीं, कहीं स्टोर नहीं बनाओ, फेंक दो। उनके कुछ स्टोर भी बने हुए थे। मैंने कहा जी सब बंद कर दो। हमने सोचा अभी दोबारा से बात होगी, इनको नक्शे वक्शे बना के भेजेंगे, सब होगा। उसका तीसरे दिन उनका फ़ोन आ गया मुझे, कहते जी सारे स्टोर तोड़ दिए, अब बताओ क्या करना। मैंने कहा उनमें रेत भर दो। कहते जी रेत भी भर दी। कहते जी ऊपर से भी सब खाली कर दिया, आगे बताओ। तो मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा जी इतना तेज़ मत भागो, इतना तेज़ तो मैं भी नहीं भाग सकता। तो सर ये जिसके यहाँ सामान छत पे पड़ा है या ऊपर स्टोर बना पड़ा है, आप समझ लीजिए वो बच नहीं सकता कर्जे से और पैसे के नुकसान से। अब बात रही कि स्टोर अगर आपने बनाना है, आप नॉर्थ में बनाइए, नॉर्थ में कुछ एरिया खुला छोड़ के स्टोर बना दीजिए, वही सामान आपका मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा और आपका वो कूड़ा करकट भी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो आपका स्टोर हमेशा नॉर्थ में होना चाहिए। ठीक है सर। एक व्यूवर है सर शिवम खुराना, कह रहे हैं कि सर हमारे घर के साउथ बैक में कब्रिस्तान है और हमारे घर की जो एंट्री है उसका गेट साउथ वेस्ट में है, और इसका कोई उपाय बताइए, क्या मुझे घर बदल देना चाहिए? बहुत परेशानी के लिए रिप्लाई जरूर करिएगा।
ये कहाँ रहते हैं जी, कुछ लिखा है? सर ऐसा तो कोई नहीं, बस सिर्फ ये बताया कि घर की जो बैक है वो बताया कि कब्रिस्तान है, और जिनकी एंट्री है वो साउथ वेस्ट में है। देखिए दोस्तों, एक बात आपको मैं बताऊं कि जो हम लोगों का शरीर है ना, ये मिट्टी है, और मृत्यु के बाद ये उसी में मिट्टी में मिल जाता है। तो हाँ, हमारी आत्माएं जरूर प्रेतात्माओं का रूप ले लेती हैं, पर हमारा शरीर तो ख़त्म हो जाता है। मेरे पास इस चीज़ का बड़ा भारी अनुभव है कि जो कब्रिस्तान होता है या शमशान घाट होता है, ये क्या काम करता है। अगर आपके साउथ में शमशान घाट या कब्रिस्तान है तो डेफिनेटली ये जो है आपके यहाँ मृत्यु रेट को, मृत्यु दर को बढ़ाता है। अदरवाइज़ एक और मेरा बड़ा अजीब सा अनुभव रहा, दिल्ली में एक जगह है मॉरिस नगर यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न कैंपस। मॉरिस नगर में कब्रिस्तान कभी हुआ करता था, हम बचपन में कभी वहाँ जाया करते थे। धीरे धीरे वहाँ एक दुकान बनी, दूसरी दुकान बनी, आज वहाँ इतना ज़्यादा डेंसिटी हो गई है, इतनी आबादी उसके अंदर घुस गई है, कब्रिस्तान तो ख़त्म सा ही हो गया। तो हम सोचा करते थे कि देखिए कब्रिस्तान के अंदर घर बना बना के रह रहे हैं। और सर मैंने बहुत बार कोशिश की कि मुझे वहाँ से कोई ऐसी चीज़, ऐसा क्लू मिल जाए कि इसकी वजह से, कब्रिस्तान की वजह से किसी को कोई परेशानी हो रही है, तो वहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। अच्छा। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने, अगर आपका हो सकता है किसी तरीके से नॉर्थ की छत को ओपन कर दीजिए। आपका घर भी इनका साउथ वेस्ट फेसिंग इन्होंने बताया था, और अपने जो फादर हैं या अपने कोई बड़े हैं, जो भी घर के मुखिया हैं, उनको आप ड्राइंग रूम में या जो भी वहाँ साउथ वेस्ट में एक चारपाई डाल के उनको दे दो, उनको वहाँ सुला दो, और नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ को किसी तरीके से ओपन कर दो। आपके यही दुख जो आपको मिल रहे हैं ये मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो आप नोटिस करेंगे उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा आपको, जो आपके साउथ में कब्रिस्तान है, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी लाइनअप होने लगेंगी। अगर आपके पीछे नॉर्थ में हाउस नहीं है, फिर तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी पोजीशन है। तो आप अपने जो फादर या कोई भी फैमिली हेड हैं, उनको आप साउथ वेस्ट के अंदर एक चारपाई डाल के सुलाना शुरू कर दें, और आप नोटिस करेंगे वो बेटर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सर इस तरह के इलाके में जो लोग रहते हैं उनका डर ही रहता है कि एंटिटीज उनके घर में ना आ जाएं, कब्जा ना कर लें। सर मैं यही तो बोल रहा हूँ, मेरा तो ये सब्जेक्ट है वही। और मैंने जब वहाँ देखा कि कुछ नहीं हुआ। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, 1973 हाँ मेरा एक्सीडेंट ज़रूर हुआ जब हम वहाँ शिफ्ट कर रहे थे। तो एक बार दिमाग में आया भी कि शायद उसकी वजह से हो, पर हम वहाँ करीबन 3 साल रहे। तो एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है, बहुत बड़ा जगह थी, जिसमें 20,000 सैनिकों को दबा के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी, वो मर गए थे एक युद्ध में। अच्छा, ये कहाँ की बात है सर? ये सिविल लाइन है। अच्छा, ओके। दिल्ली में सिविल लाइन है, और ये युद्ध हुआ था 1954 में, नहीं 1854 में। ओके। 1854 में हुआ था। निकलसन पार्क है कश्मीरी गेट में, वहाँ हुआ था। लॉर्ड निकलसन आए थे इंडिया, तो उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोहियों को दबाने के लिए उन्होंने वहाँ पे उनको रोकने के लिए फायरिंग की जी। तो उसमें 20,000 लोग लगभग मर गए थे। उन सबको वहाँ डाल के एक चबूतरा बना दिया गया। जब वहाँ चबूतरा बनाया गया तो अब क्योंकि हमारे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, उनको अलॉट हुई कोठी। हम जब वहाँ गए तो पीछे बहुत बड़ा लॉन। अब मैं तो 2 साल वहाँ जाते ही मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं 2 साल बेड पे रहा। उसके बाद जब हम ठीक हुआ मैं थोड़ा, तो मैं वहाँ पीछे लॉन में खुदाई करने लगा। तो जब हम खुदाई करते थे तो कभी बाजू निकल आती थी, कभी टांग निकल आती थी, कभी सर की खोपड़ी नहीं निकल आती थी। तो इस तरीके की स्थिति वहाँ रही। और मैंने वहाँ ये चीज़ नोटिस की कि वहाँ रहने वाले हर घर में किसी ना किसी को मानसिक प्रॉब्लम थी, किसी को कुछ और प्रॉब्लम थी, किसी को कुछ और प्रॉब्लम थी, थोड़ी बहुत थी। तो हम ये भी मान सकते हैं कि वो प्रॉब्लम, वैसे भी हमारे लाइफ में कई समस्याएं होती हैं। बड़ा जीवन हमारा ऐसा तो है नहीं, बड़ा फूल की तरह बड़ा संघर्ष में जीवन है। तो इसको जीने के लिए बहुत सारी हमें व्याधियाँ का सामना करना पड़ता है, तो उसको भी माना जा सकता है। पर मैं उसके ऊपर लगभग 3 साल 4 साल रहा। तो ऐसा मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा कि मेरे ऊपर कोई ऊपरी हवा आ गई या कोई प्रेत आत्मा आ गई, कुछ आ गई, ऐसा कुछ नहीं देखा वहाँ पे। हाँ, वहाँ बड़े बड़े सांप जरूर निकलते थे, गो निकलती थी, जंगल था पीछे हमारे, तो ऐसी स्थिति रही।
पर ऐसा कुछ नहीं देखा कि वहाँ प्रेत आत्माओं का कोई वास रहा या आत्माएं आ गई या कुछ हो गया, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन सर खराब वास्तु की वजह से क्या आत्माएं घर में आ जाती हैं? यस यस यस, ये तो सर मेरा मतलब आजमाया हुआ फॉर्मूला है। और मैंने कई बार लोगों को, कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अपने घर में दक्षिण के अंदर मंदिर बना लीजिए। अच्छा। और रोज़ पूजा कीजिए। जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो आप, उसकी रोज़ पूजा करो। धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, जोत जलाओ, खूब पूजा करो। गारंटीड 6 महीने के बाद आप नोटिस करेंगे आपके घर की महिलाएं जो हैं डामाडोल होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बच्चे, उसके बाद आदमी। आपके यहाँ कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा और आपका मंदिर दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा, उसमें फ़ोटोएँ बढ़ती चली जाएंगी। कोई बाहर से आएगा कि जी मैं हरिद्वार गया था और आपके लिए फ़ोटो लाया हूँ, वो एक फ़ोटो दे जाएगा, आप उसको भी मंदिर में लगा देंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो जिन लोगों को इस बात का विश्वास नहीं है या विश्वास नहीं करते, तो एक बार आजमा के ज़रूर देखें। अपने घर के साउथ में मंदिर बनाएं और उसमें पूजा करें। आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे प्रेतात्माओं का वास शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है, कई बार आपने किलों में देखा होगा कि जी किलों में आत्माएं घूम रही हैं। क्यों घूम रही हैं? मेंटेनेंस नहीं। इतने बड़े बड़े किले बन तो गए, बना तो दिए, पर उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती। अंदर जाता ही नहीं कोई। जब अंदर नहीं जाता, एक तो वैसे ही डर कि जी जाले लगे हुए हैं, बुरा हाल। एक ये थे हमारे चंद्रशेखर जी, हमारे पीएम रहे कुछ दिन जी। तो मैं सर्वे करने गया कि ऐसी क्या वजह थी कि वो वहाँ पे शिफ्ट हुए और वो पीएम की सीट से हटा दिए गए। इनका भौंडसी के अंदर एक फार्म हाउस था। अच्छा। इन्होंने क्या कर रखा है, वहाँ पे इनके 3 सेक्शन थे, तीनों सेक्शन में नीचे बेसमेंट बना रखी है। और अब बेसमेंट वहाँ बनी हुई, बुरे हाल, जाले लगे हुए। हम अल्टीमेटली नीचे गए, बेसमेंट तक गए, नीचे सब देख के आए, सारे देखे हमने। तो वहाँ लोग ये कहते हैं कि यहाँ प्रेत आत्माएं हैं। किसी भी पड़े हुए खंडर को प्रेत आत्माओं का नाम दे दिया जाता है कि जी वहाँ तो प्रेत आत्माएं हैं। पर हम लोग गए वहाँ, दिन में गए थे हमने वहाँ फोटोग्राफी भी थोड़ी बहुत की। अच्छा। तो हम वहाँ सर्वे करके आए थे, तो हमें वहाँ पे वास्तु रीज़न मिला बर्बादी का, पर वहाँ प्रेतात्माओं का कोई ऐसा साइन हमें नज़र नहीं आया कि प्रेतात्माएं हो। तो एक तो ये इस तरीके से भ्रम पैदा कर देते हैं कि जी खंडरों के अंदर प्रेतात्माएं हैं। अब क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं डर की वजह से, वहाँ प्रेतात्माएं अपना वास बना लेती हैं। यहाँ कोई आता तो है नहीं, ठीक है जी हम रहेंगे। तो वहाँ इस वजह से आ जाते हैं। यहाँ मॉरिस नगर में भी एक ऐसी जगह है, वहाँ जो भी जाता है बताते हैं कुछ उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है। शायद 13 नंबर बंगला है। तो कई बार सोचा कि चलो एक बार वहाँ सर्वे करें, पर निकल नहीं पाए। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी सुनने को जरूर मिलती हैं कि हाँ प्रेतात्माएं इस तरीके से आती जाती हैं। तो सर क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ कि खराब वास्तु की हद मौत तक है? उससे भयंकर सर, मौत आपकी जब होती है ना, आपके दुख खत्म हो जाते हैं। मौत दुख सुख खत्म कर दे, एंड है। ठीक बात है। आप सर प्रतिपल मर रहे हैं, प्रतिपल। वो क्या है सर, कहते हैं मौत तो किसी ने नहीं देखी, किसी ने महसूस नहीं की कि करते हैं ना लोग सर। लोग एक एक पल मरते हैं सर। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, दिल कांप जाता है। एक के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर है, वो लड़ रहा है। वो क्या कर रहा है? उसका बच्चा मरे ना मरे, प्रतिपल वो मर रहा है सर। जिसकी औलाद सामने पड़ी है और उसके ब्रेन कैंसर है और उसका क्या हालत समझते हैं आप? तो वो मृत्यु जो फिजिकल मृत्यु होती है सर, वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो एक अच्छा वो है कि वाशांसी गिरणा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कि जिस तरह हम शरीर के कपड़े बदलते हैं उस तरीके से जीव आत्मा भी अपना शरीर बदल लेती है। तो सर वो तो कुछ भी नहीं है। मृत्यु तो कुछ नहीं है सर। मृत्यु वो पल पल जो मर रहा है आदमी, जो जीवन जी रहा है, वो मृत्यु है सर। कैसे मृत्यु जी रहा है? ऐसे बड़े सारे केस, एक नहीं असंख्यों केस मेरे सामने आए। और मैं वहाँ घुटने टेक देता हूँ कई बार तो कि मैं इनको क्या बोलूँ। वो जो घर लेते हैं खराब, जो घर लेते हैं खराब। अभी एक बेटी आई हुई है, उनकी बेटी है, ब्रेन ट्यूमर है। उन्होंने पहला घर खराब, दूसरा घर लिया, वो भी खराब। अब मैं उनको फिर बोलूँ फिर छोड़ो इसको, तो सर हमारी आत्मा भी कहीं ना कहीं आगे खड़ी हो जाती है कि यार हम ये क्या हो रहा है इस संसार में। हम कहाँ तक किसी को इस पचड़े के अंदर डालें ना। तो इसलिए सर ये जो मृत्यु है उसको तो छोड़ दीजिए। जब मरने का
अगर आपको आपके घर ने इमीडिएटली मार दिया, इससे बढ़िया सुखी आप हैं ही नहीं। अगर आपके घर ने आपको एड़ियां रगड़ रगड़ के मारा तो समझ लिए वो मृत्यु है जो आपने लगातार कई सालों, 10 साल, 20 साल, 30 साल आपने झेली, वो मृत्यु खतरनाक है। ठीक है सर, तो वास्तु जीवन में एक अहम अंग है, आप लगातार बताते हैं जी। सर। हम इन दिनों कई अजीब अजीब सी चीजें देख रहे हैं सर। पीछे एक चर्चा हुई, एक खबर वायरल हुई कि एक बेटी का विवाह तय हुआ, और विवाह जब तय हुआ तो उसकी माँ उसके होने वाले पति से बात करने लगी। तो सर अंत में परिणाम ये निकला कि वो सास अपने दामाद के साथ भाग गई। सर ये वास्तु है? सर मैंने तो आपको बोला, इस संसार के अंदर कोई भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे वास्तु है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। सर ये कौन सा वास्तु है सर? अपनी बेटी जिसके साथ ब्याहने वाली थी वो उसी दामाद के साथ भाग गई। सर देखो, मैंने आपको बताया कि किसी भी रोग के कीटाणु हमारी बॉडी में होंगे और वो अच्छे वास्तु में जाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, और खराब वास्तु में जाएंगे तो फले फूलेंगे। अब ऐसा उसकी माँ में, उस लड़की की माँ के अंदर कुछ ऐसी स्थिति होगी उसकी कुंडली के अंदर, उसके ग्रहों में, कि वो ऐसी हरकत करे और वो खराब वास्तु में रहने लग गए। उसने कर दी। अगर अच्छा वास्तु होता तो बुद्धि सुधार देता सर, खराब वास्तु था तो ऐसी हरकत हो गई। सर तो सास का तो खराब था, लेकिन जिसके साथ भागी उसका भी खराब था क्या? डेफिनेटली, तभी तो दोनों योग मिले। ऐसा ही होगा ना जी, कि दोनों ने इस तरीके से प्लान बनाया और वो भाग लिए। तो सर सब कुछ वास्तु है। ठीक है सर, लेकिन सब कुछ हमारे लिए हमारे व्यूअर्स भी हैं जो लगातार हमसे जुड़ते हैं अपने मैसेजेस के जरिए। सर एक व्यूअर है नीरज विश्वकर्मा, कह रहे हैं कि सर मेरे घर में नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है और तब से सारे रिश्ते और पैसों का बहुत नुकसान हो रहा है। सर सेप्टिक टैंक का भी वास्तु है? सर हर चीज का वास्तु है। देखिए सर, मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि किसी एक कारण की वजह से हम परिणाम को परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो सेप्टिक टैंक की वजह से हो रहा है? इन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी कि मेरे घर में सेप्टिक टैंक है। ठीक है, इन्हें वैसे ही अपना नक्शा हमें भेजना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि जी देखिए क्या स्थिति है। आप कुछ ना बताएं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम बताएंगे आपके घर में क्या चल रहा है, तो हम बताएंगे ना सर। विदाउट सेप्टिक टैंक के भी आपके घर में क्या चल रहा है ये हम बताएंगे, क्योंकि इनका सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट में है। अगर नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है तो बढ़िया है, वो गलत नहीं है। अब उसकी वजह से ये कैसे कह सकते हैं कि जी उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं सर, वजहें और भी बहुत होंगी, तो ये तो डॉक्टर बताएगा ना सर। सर वो रंग टेप वाले बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ना सर सोशल मीडिया में आजकल, लोग उनको उनसे भी सीख ले रहे हैं। डॉक्टर नहीं है सर, वो पेंटर है, पेंटर, डॉक्टर नहीं है सर। तो उन्होंने तो तबाह कर दिया लोगों को। हम जहाँ जाते हैं लोग रोते हैं, लिटरली रोते हैं सर, कि ये देखो टेप लगा रखी है, ये सारा घर देखो क्या बना दिया, अजीब अजीब, इस दीवार पे ये रंग कर दो, इस दीवार पे ये रंग कर दो। लिटरली रोते हैं सर। और हमसे कई बार तो ये कहते हैं कि जी हम तो, आपने तो कुछ भी नहीं बताया, हम तो ये समझ रहे थे आप भी आके रंग बदलवाओगे। तो सर हम इस तरीके के काम नहीं करते ना। तो सर तब यकीन दिलाना कितना मुश्किल हो जाता है कि एक डॉक्टर कह रहा है भाई ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, एक कह रहा है कोई टेस्ट नहीं होगा। तो क्योंकि हमारी साइकोलॉजी इस तरीके की है ना, जो हमें ज्यादा डराता है हम उससे ज्यादा इंप्रेस होते हैं। हमें तो ये बड़ा प्रूव करना बड़ा आसान है। मैंने शायद बताया था, हम फरीदाबाद गए थे एक के यहाँ, तो मैंने उनको बताया कि आपकी बेटी ऐसी ऐसी हरकतें करती है। हमें टेस्ट तो हमने कर दिया, हमें टेस्ट करवाने की जरूरत है, हम तो बता ही नहीं रहे ना जी कुछ। हमने तो इतना कहा कि उनके फादर को ये कहा कि जी आपने यहाँ सोना है बस। उनको वहाँ सुलाया और हम चले आए। उसके बाद वो अपना ठीक ठाक हो गए। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं सर। ये रंग पेंट ये वो रहने दो यार, जो कर रखा है तुमने कर रखा है ना, हमें कुछ नहीं बदलवाना। कई बार क्या होता है, हम हाथ खड़े कर देते हैं। अभी कल ही एक कनाडा में मीटिंग चल रही थी मेरी, तो उनका घर जब मैंने देखा तो देखने के बाद मैंने उनको बोला जी आप इसे छोड़ दो। कहता जी कोई उपाय? मैंने कहा जी कोई उपाय नहीं, आप इस यहाँ से निकल जाओ बस। तो उन्होंने बताई ऐसी ऐसी स्थिति, इस तरीके से ऐसा है। मैंने पूछा उनको, मैंने कहा जी ऐसा ऐसा हो रहा है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा जी छोड़ दो। कहते जी पड़ा आप तो क्लेम करते हैं जी मैं ठीक कर दूंगा। मैंने कहा यस, ये जो उपाय बता रहा हूँ कि घर छोड़ दो, ये भी तो मैं उपाय बता रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ ना आपको। आप छोड़ो इसको, आप ठीक हो जाओगे। तो सर इस तरीके से कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जब प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में होती है
वहाँ हमारी स्थिति खराब हो जाती है। हम आपको परिणाम दे देंगे पर उतने नहीं आएंगे जितने आपको मिलने चाहिए। आप उम्मीद करें कि मैं 100% आप ठीक हो जाएंगे, अगर स्ट्रक्चर खराब है तो नहीं हो पाएंगे। आपको उस स्ट्रक्चर को छोड़ना ही पड़ेगा या बदलना पड़ेगा। तो तोड़ के बनाना और छोड़ना दोनों ही बड़े विषम परिस्थितियां हैं। तो इसलिए सर वो परिणाम में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। छोड़ना फिर भी आसान है सर, तोड़ के वहीं रहना और बनाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सर एक दर्शक है, नाम इन्होंने नहीं लिखा लेकिन सवाल भेजा कि प्लॉट का ब्रह्म स्थान और इमारत का ब्रह्म स्थान एक ही है, ये ठीक है सर? इस सवाल में थोड़ा समझा नहीं, आप समझा भी दीजिए और इसका जवाब भी बता दीजिए। देखिए, अगर तो आपने सेंटर में भवन बना रखा है प्लॉट के तो एक ही है। अगर आप अलग अलग जगह पे आपने नॉर्थ, जनरली क्या हो रहा है, मैंने जहाँ तक नोटिस कर रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, वास्तुशास्त्री क्या करवाता है उनको, उनके साउथ वेस्ट में, लैंड के साउथ वेस्ट पार्ट में भवन बनवा देता है। और जैसे ही वहाँ भवन बनता है तो उनके घर में बीमारियाँ, हार्डनेस, ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जी। बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, अपनी ग्रोथ रुक जाती है, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। तो अब प्लॉट का सेंटर डिफरेंट है, आपने बिल्डिंग कहीं और बना दी, उसका सेंटर डिफरेंट है, तो वो ब्रह्म स्थान भी चेंज हो गया। अब मैं ब्रह्म स्थान के बारे में बात करूं, अगर आपका एक कमरा है, कमरे में आप ब्रह्म स्थान की बात करें, वो ब्रह्म स्थान नहीं होता। ओके। आप अगर प्लॉट की बात करें या उसमें ब्रह्म स्थान है तब तक, जब तक आपने उस पर बिल्डिंग का निर्माण ब्रह्म स्थान के हिसाब से किया है या नहीं किया है, तब तक ब्रह्म स्थान को बीच में से खाली रखा जाता है। जिस बिल्डिंग या जिस घर में बीच में से खाली जगह, आसमान दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, वो तो ब्रह्म स्थान है। अदरवाइज उसका कोई औचित्य नहीं है। लोग कहते हैं जी कुर्सी रख दिया आपने तो ब्रह्म स्थान पे गजब कर दिया, इसको हटा दो। तो वो खुद मूर्ख हैं और आपका मूर्ख बना रहे हैं। उन्हें ब्रह्म स्थान का औचित्य ही नहीं मालूम कि ब्रह्म स्थान होता क्या है जी। ठीक है, लेकिन सर कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई ब्रह्म स्थान तो आपने समझा दिया, लेकिन ब्रह्म स्थान से क्या कोई बड़ा नुकसान हो सकता है अगर हम कुछ आएं बाएं कर दें, दाएं कर दें, या उसे चेंज कर दें, या उसके ऊपर कुछ बना दें? इसकी नुकसान की हद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ब्रह्म स्थान अगर आपने बंद कर दिया, आजकल जनरली 99% घरों में ब्रह्म स्थान बंद है। अच्छा, आपने बंद कर दिया तो आप समझ लीजिए आप उसके अंदर 50% जो है गेन कर पा रहे हैं, 50% आप लूज कर रहे हैं। वो होगा ही नहीं। जब हम 100% की बात करते हैं कि 100% बदलाव आ जाएगा, यस आ जाएगा। आप जो अवस्था आज की है वो 100% आ जाएगी, पर वो 100% आएगी कि आप 500% हो सकते थे अगर ब्रह्मस्थान आपने ढंग से बनाया होता। तो है ही नहीं ना कहीं ब्रह्मस्थान, तो अपना महत्व है उसका। जब क्या होता है, जब ऊर्जा ऊपर से गिरती है आपके ब्रह्मस्थान से नीचे गिरती है तो स्प्रेड होती है चारों तरफ, तो चारों तरफ जाती है। और आज की डेट में क्या है, आपके सेंटर में तो है ही नहीं। एक कमरा आपने यहाँ बनाया, दूसरा कमरा वो 40 फीट 50 फीट दूर है। हाँ। तो यहाँ से जो ऊर्जा आनी थी नॉर्थ से, वो 50 फीट दूर जाते जाते बेचारी थक गई, खत्म ही हो गई। उसकी डेंसिटी तो लगभग खत्म हो गई। तो वो बेचारा जो पीछे बैठा है ना, वो बीमार है। तो अगर आपको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ धनाढ्य चाहिए तो आपको ब्रह्मस्थान बनाना चाहिए। वहाँ से आपकी ऊर्जा अंदर उतरे, डोम लगा दीजिए ऊपर बना के, उसमें डोम लगाइए। ओके। वहाँ से ऊर्जा नीचे आएगी और चारों तरफ फैलेगी और आप सुखी संपन्न रहेंगे। ठीक है, लेकिन सर स्वस्थ जीवन चाहिए, पैसा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, लेकिन हमें एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट भी चाहिए। सर वास्तु एक्सपर्ट के पास जब हम जाते हैं तो वास्तु एक्सपर्ट अपने क्लाइंट को कैसे खंगालता है? उसकी समस्या से या फिर उसकी जेब में जो रखा है उसके? सर हम तो समस्या से खंगालते हैं। हम तो वैसे भी, मैं हर बार बोलता हूँ कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ समस्याएं क्या हैं। समस्या हम बताएंगे, आपका घर देखेंगे हम। नहीं तो उसकी बैकग्राउंड के हिसाब से समस्या समझाई जाती है उसको? कौन सी गाड़ी में आया है, कहाँ रहता है, या हाथ में कितनी अंगूठियां हैं, गले में कितनी चेन है? नहीं सर, हम देखिए मैक्सिमम ऑनलाइन काम करते हैं, हमें नहीं पता होता सामने वाला क्या है। वो अरबपति है, वो कखपति है, हमें नहीं पता। अगर हमने कोई इसे फीस बोली और उसने डाल दी तो ठीक है, वही फीस अरबपति के लिए, वही फीस कखपति के लिए, हमें कुछ नहीं पता। हम परेशानी हम बताएंगे ना उसका घर देख के। एक चीज़ और सर, मैं अब जब फीस की बात चली है तो मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो आप फ्री में काम कर दीजिए, आप लोगों का भला कर दीजिए। तो
मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि ऐसा नहीं होता। अगर आप भी कोई काम करते हैं तो आप उसके एवज़ में धन उपार्जन ज़रूर करते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप भी फ्री में काम कर रहे हैं। आप मत लीजिए ना अपनी सैलरी, आप मत किसी से भी, अगर आपकी फैक्ट्री है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आप मत बेचिए उसको, आप फ्री में बांटिए ना, आप कीजिए ना परोपकार। आप हमें ज्ञान क्यों दे रहे हैं कि आप परोपकार करें, और आपको क्या पता हम क्या परोपकार कर रहे हैं। हम आपको जीवन का वो सुख और वो पार्ट दे रहे हैं जो पैसे से मिल ही नहीं सकता। जाइए आप किसी डॉक्टर के पास, आप ठीक होके आ जाइए, तब बताइए कि यस ठीक हो गए। और आप किसी हॉस्पिटल में जब जाते हैं सर, तो डॉक्टर पहले आपसे पैसा जमा करवा लेता है, आप एक पर्चे पे लिखवा लेता है कि अगर मृत्यु हो गई तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सर ना तो हम कोई इतनी फीस चार्ज करते हैं और ना हम ये सब काम करते हैं। आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि हम एक छोटे से गाइड हैं, आपको गाइड कर रहे हैं जी। तो इसलिए हम जो सेवा कर रहे हैं वो अतुलनीय है। और इतना बड़ा स्टाफ रखना, आपको हैंडल करना, आपको संभालना, खर्चे बेहिसाब हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमने अपने घर भर लिए, जेबें भर लिए, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर हम दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं तो हम क्या हम नहीं उनके ऊपर चल सकते? सही बात है। तो इसलिए सर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर कोई ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो, तो आप हमें साथ दें हमारा, और हमारे स्टाफ से बहस ना करें। तो बहुत से लोग स्टाफ से बहस करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि इस तरीके की स्थिति ना लाएं कि सामने वाला इरिटेट हो। ठीक है। अब देखिए, अगर आप इरिटेट हो रहे हैं और किसी बात से और इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ये शो करता है आप कहीं ना कहीं आपका वास्तु बहुत ख़राब है सर। आप अपने आप को सुधारिए सर। मैं बिना पैसे लिए, बिना फीस लिए आपको ये सलाह दे रहा हूँ। अगर आप हमारी बातों से या किसी की भी बातों से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं तो सर वास्तु ख़राब है। तो अपने आप को सुधारिए सर। आप हमारे पॉडकास्ट सुनिए, हमारी वीडियो देखिए, उसमें से जो टिप आपको मिले आप उनका अमल कीजिए और आप सुखी रहें, अपनी केयर करें। ठीक है सर। तो हमारा काम सिर्फ बताने का है, आपको कितना लेना है या नहीं लेना है, ये आपका विवेक यस बताएगा कि क्या करना है। क्या और हमने तो अब सवाल भी लेना शुरू कर दिए हैं, वो तो फ्री जी। ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं जी, आपके। जी, जी। तो हम आपके सवालों को बेसब्री से इंतजार करते हैं। और हर शुक्रवार, अब नोट कर लीजिएगा, 8 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होती है। सर आज की इस मुलाकात को यहीं थाम रहे हैं, लेकिन अगली शुक्रवार को 8 बजे फिर हम और आप मिल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच सर। वेलकम। तो फिर अपने सवालों को भेजिए अपनी समस्याओं के साथ। जैसे हम चाहते हैं आपके जीवन में कोई समस्या ना हो, लेकिन समस्या है तो फिर उसका समाधान करने का नाम वास्तु ग्लोबल पॉडकास्ट है। हमें आपके सवालों का, आपके रिएक्शन का, कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। और पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि ये दूसरे का भला करने का नाम भी है। हमें आपके रिएक्शंस का इंतजार है। देखते रहिए वास्तु ग्लोबल का ये पॉडकास्ट, और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।